कल्पना कीजिए जरा, एक शिक्षक के तौर पर ना पूरे 1 साल की नौकरी, पूरे 1 साल की सैलरी और करियर की अहम सीढ़ियां सिर्फ इसलिए हाथ से निकल जाएं क्योंकि एक पोर्टल पर आपने अंतिम डिग्री की जगह पहले सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दी थी। अरे बाप रे, ये तो मतलब एक बहुत ही भयानक स्थिति है किसी भी उम्मीदवार के लिए। है ना? सुनने में तो ये एक बहुत ही छोटी सी तकनीकी चूक लगती है, मतलब एक गलत पीडीएफ ही तो है। हाँ, आम जिंदगी में तो हम इसे बस एक छोटी सी भूल मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात सरकारी भर्तियों की हो ना, तो मार्जिन ऑफ एरर, मतलब गलती की गुंजाइश, एकदम शून्य होती है। एकदम शून्य। एक गलत क्लिक और आप सीधा सिस्टम से बाहर। सही कहा। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद ना इसी शून्य गुंजाइश वाले माहौल को डिकोड करना है। हम मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो 29 अप्रैल 2026 को एक नया नोटिस जारी हुआ है, उसकी गहराई में जा रहे हैं। और ये नोटिस कोई आम सर्कुलर नहीं है, ये बहुत कड़ा है। बिल्कुल कड़ा है। ये शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं यानी गेस्ट टीचर्स, उनकी भर्ती और सत्यापन की पूरी रूपरेखा तय कर रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस नई व्यवस्था के तहत जो वैकेंसी और डिटेल डिस्कस करना हमारा मेन फोकस है, उसे हम आज बारीकी से कवर करें। हाँ, ताकि जो भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया से गुजरने वाला है, उसे हर तकनीकी पेंच का कारण और निवारण दोनों स्पष्ट हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस नोटिस का असल में संदर्भ क्या है? मतलब अचानक से इतनी सख्ती क्यों? देखिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये शिक्षा विभाग का कोई ऐसा रूटीन सालाना सर्कुलर नहीं है कि बस डेट्स बदल दी और जारी कर दिया। अच्छा, तो ये रूटीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा लाखों अतिथि शिक्षकों के भविष्य और इस पूरे भर्ती इकोसिस्टम को सीधे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिफ्ट करने का एक बहुत ही आक्रामक कदम है। पोर्टल 3.0 मतलब पूरा सिस्टम ही नया है? जी, पिछले कुछ सालों में डेटा मैनेजमेंट में जो भी कमियां रही हैं या लूप होल्स थे, उन्हें खत्म करके एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश है। मानवीय या तकनीकी लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी गई है इसमें। तो चलिए फिर इस डिजिटल चक्रव्यूह को भेदना शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम तारीखों की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेडलाइंस बहुत जरूरी हैं। हाँ, सबसे जरूरी वही है। नोटिस को देखने पर ना मुझे एक चीज समझ आई कि विभाग ने आवेदकों को 2 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। और दोनों के लिए नियम और समय एकदम अलग-अलग हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहली कैटेगरी उन नवीन आवेदकों की है, मतलब जो पहली बार इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो नए लोगों के लिए क्या डेडलाइन है? जो उम्मीदवार पहली बार अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन कर रहे हैं ना, उनके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी प्रोफाइल बनाने और ई-केवाईसी करने की डेट्स बहुत टाइट हैं। कितनी टाइट? 2 मई से शुरू होकर 11 मई 2026 तक। बस यही विंडो है उनके पास अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की। बाप रे, 2 से 11 मई, ये तो बहुत छोटी विंडो है। मतलब नए उम्मीदवारों को अपने सारे कागज एकदम रेडी रखने होंगे। हाँ जी, कोई मौका नहीं मिलेगा बाद में। चलिए, ये तो हो गई नए लोगों की बात। लेकिन जहां तक दूसरी कैटेगरी का सवाल है, मतलब वे पूर्व पंजीकृत आवेदक जो 2025-26 के सत्र में काम कर चुके हैं या जिनका डेटा पुराने पोर्टल 2.0 पर पहले से मौजूद है, उनके लिए प्रोफाइल अपडेट करने का समय 12 मई से 22 मई 2026 के बीच रखा गया है। बिल्कुल, 12 से 22 मई पुरानों के लिए है। अब यहाँ मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्मार्टफोन के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से नए सिस्टम में हम डेटा माइग्रेट कर रहे हों। हाँ, एनालॉजी तो एकदम सटीक है आपकी। तो मेरी समझ से अगर कोई व्यक्ति पहले से सरकारी सिस्टम में है और हम पोर्टल 2.0 से 3.0 पर जा रहे हैं, तो नया सर्वर उसका पुराना डेटा सीधे बैकएंड से क्यों नहीं खींच लेता? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। मतलब इन हजारों पुराने उम्मीदवारों को दोबारा अपनी प्रोफाइल अपडेट करने और नई योग्यताओं को दर्ज करने की इस मैनुअल प्रक्रिया से क्यों गुजारा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। कोई भी तकनीकी जानकार यही सोचेगा कि बैकएंड से सीधा डेटा खींचना आसान है ना? एक क्लिक का काम है। आसान जरूर है, पर ये सुरक्षित नहीं है। इस पूरी कवायद का असली कारण है स्कोर कार्ड का जनरेशन। अच्छा, स्कोर कार्ड। जी, अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से उनके स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है।
और ये कार्ड हर नए शैक्षणिक सत्र के लिए सिरे से बनता है। मतलब हर साल नया कार्ड। बिल्कुल। तो जब तक कोई उम्मीदवार पोर्टल 3.0 पर जाकर खुद अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करता और उसे फाइनली लॉक नहीं करता, तब तक सिस्टम ये कैसे मान ले कि वो डेटा आज की तारीख में सटीक है? ओहो, अच्छा, तो ये एक तरह का सेल्फ सर्टिफिकेशन है। मतलब उम्मीदवार खुद ही अपने डेटा की जिम्मेदारी ले रहा है। में उम्मीदवार ने पिछले साल अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली हो। हाँ, या कोई नया अनुभव प्रमाण पत्र हासिल कर लिया हो। बिल्कुल। तो ऑटो माइग्रेशन में तो वो नई जानकारी छूट जाएगी ना। सिस्टम को कैसे सपना आएगा कि इसके पास नई डिग्री आ गई है। ये बात तो है। पुराना डेटा ही कॉपी हो जाएगा। और एक और बात है, पुराने पोर्टल 2.0 में ना कई ऐसे खाते हो सकते हैं जो अब सक्रिय ही नहीं है या जिनमें बहुत सारी गलतियां हैं। ओहो, मतलब कचरा डेटा। विभाग सिस्टम में पुराने डेटा का कचरा नहीं भरना चाहता, तो उम्मीदवारों से मैनुअली प्रोफाइल अपडेट करवाकर सिस्टम असल में एक फिल्टर लगा रहा है। समझ गया। मतलब केवल गंभीर और एक्टिव उम्मीदवार ही नए पोर्टल 3.0 में आ पाएंगे। बिल्कुल। और बिना लॉक की गई प्रोफाइल के 2026-27 का स्कोर कार्ड जनरेट ही नहीं होगा। बिना स्कोर कार्ड के आवेदन तो आप भूल ही जाइए। ये कदम काफी समझ में आता है अब। एक बार डेटा लॉक हो गया तो पुरानी गलतियां पीछे छूट जाएंगी। हाँ, एकदम फ्रेश स्टार्ट। तो अब चूंकि हमने डेटा लॉक करने की बात की है, तो उस तकनीकी सुरक्षा दीवार की भी बात कर ही लेते हैं, जिसका जिक्र इस नोटिस में बार-बार हुआ है। मेरा मतलब है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी तो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। नोटिस में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि समग्र आईडी और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है, उसके जरिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। जी, एकदम अनिवार्य है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो MPTET है, विशेष रूप से 2018 या उसके बाद पास की गई परीक्षा का विवरण दर्ज करना है। ये समग्र आईडी और ई-केवाईसी का जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ना समग्र आईडी को समझना बहुत जरूरी है। ये तो हर जगह मांगी जाती है वहां। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। ये राज्य में हर नागरिक और परिवार की डिजिटल पहचान का मूल आधार है। ओके। तो जब पोर्टल 3.0 ई-केवाईसी की मांग करता है ना, तो वो असल में समग्र डेटाबेस और आधार डेटाबेस के बीच एक डिजिटल हैंडशेक करवा रहा है। डिजिटल हैंडशेक मतलब दोनों का मिलान। जी, जैसे ही उम्मीदवार अपना आधार नंबर डालता है और ओटीपी वेरीफाई करता है, सिस्टम ये पक्का कर लेता है कि जो व्यक्ति स्क्रीन के उस पार फॉर्म भर रहा है, वो असल में वही इंसान है जिसका ये समग्र आईडी है। अरे वाह, तो इससे फर्जीवाड़े का चांस खत्म। बिल्कुल। किसी दूसरे के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाना या किसी और की डिग्रियों का फायदा उठाना, इसकी गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये तो बहुत ही पारदर्शी सिस्टम हो गया। और इसी पारदर्शी सिस्टम के नोटिस में मुझे एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश मिला। अच्छा, कौन सा निर्देश? नोटिस का जो परिशिष्ट 1 है, मतलब अपेंडिक्स 1, उसको पढ़ते हुए मेरी नजर एक खास लाइन पर रुक गई। उसमें बहुत ही सख्त लहजे में, मतलब एकदम वार्निंग की तरह लिखा है कि बीएड या स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर की अंक सूची किसी भी हाल में मान्य नहीं होगी। हाँ, ये लाइन बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ रही होगी। क्या लोग वाकई अपनी डिग्री पूरी किए बिना ही सिर्फ पहले सेमेस्टर की मार्कशीट के आधार पर नौकरियां ले रहे थे? सच कहूं तो ये शिक्षा विभाग के सामने आई सबसे बड़ी प्रशासनिक सिरदर्दियों में से एक थी पिछले कुछ सालों में। सच में लोग ऐसा कर रहे थे? हाँ, पिछले कुछ सत्रों में जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी ना, तो कई उम्मीदवारों ने एक लूपहोल का बहुत फायदा उठाया। क्या लूपहोल? उन्होंने अपनी बीएड या मास्टर डिग्री की सिर्फ पहले सेमेस्टर की मार्कशीट पोर्टल पर अपलोड कर दी, जबकि नियम तो ये कहता है कि आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मतलब फाइनल डिग्री? हाँ, तो फिर सिस्टम ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? दिक्कत वहीं तो हुई। जमीनी स्तर पर कुछ अधिकारियों ने, या यूं कहें कि संकुल प्राचार्यों ने, सिर्फ उस पहले सेमेस्टर की मार्कशीट को देखा और उम्मीदवार का सत्यापन कर दिया। उन्होंने चेक ही नहीं किया कि डिग्री पूरी है या नहीं। बाप रे, ये तो एक तरह से तो है सिस्टम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उन बेचारों का क्या, जिन्होंने पूरे 2 या 3 साल लगाकर अपनी डिग्री पूरी की। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा था। इस एक तकनीकी चूक या कह लें कि मानवीय लापरवाही की वजह से ऐसे अनगिनत लोगों के स्कोर कार्ड बन गए और वो मेरिट लिस्ट में भी आ गए, जिनके पास वास्तव में पूरी डिग्री थी नहीं। ये तो उन योग्य और पूरी तरह से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ एकदम सीधा अन्याय था। बिल्कुल।
और इसी वजह से इस बार के नोटिस में वो सख्त लाइन जानबूझकर जोड़ी गई है। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। विभाग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से जारी की गई जो अंतिम अंक सूची होती है, जिसे हम फाइनल या कंसोलिडेटेड मार्कशीट कहते हैं, सिर्फ वही पोर्टल पर मान्य होगी। मतलब आधी अधूरी शिक्षा के आधार पर अब कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी? एकदम नहीं। आधी डिग्री मतलब कोई नौकरी नहीं। तो पोर्टल ने तो अपनी डिजिटल सुरक्षा लगा दी, EKYC से पहचान पक्की हो गई और नियम भी साफ हो गए कि सिर्फ फाइनल मार्कशीट चलेगी। हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया तो एकदम टाइट है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। कोई भी उम्मीदवार एक फर्जी PDF तो अपलोड कर ही सकता है ना? ये तो है। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जो अंतिम अंक सूची अपलोड की गई है वो असली है या किसी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से एडिट की गई है? और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक चरण आता है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन। संकुल प्राचार्य वाला चरण। जी, संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन, ये इस पूरी व्यवस्था के सबसे अहम स्तंभ है। मतलब असली दुनिया का चेक। बिल्कुल। ऑनलाइन दुनिया में दर्ज किया गया डेटा तब तक सिर्फ एक दावा है जब तक कि उसका असली दुनिया के मूल दस्तावेजों से यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान ना हो जाए। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था को देखकर ना मुझे एक बहुत ही रोचक एनालॉजी याद आ रही है। कैसी एनालॉजी? ये संकुल प्राचार्य की भूमिका ना किसी बेहद हाई प्रोफाइल और एक्सक्लूसिव क्लब के उस कड़क बाउंसर की तरह है। हाँ, बाउंसर। हाँ, मतलब आप ऑनलाइन गेस्ट लिस्ट में अपना नाम तो लिखवा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को EKYC से वेरीफाई भी करा सकते हैं। लेकिन जब आप असली में क्लब के गेट पर पहुंचेंगे तो वो बाउंसर यानी अपना संकुल प्राचार्य आपके असली और भौतिक दस्तावेजों की जांच करेगा। अगर कागज असली नहीं है तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सीधा बाहर। ये बाउंसर वाली तुलनाएं सच में इस प्रक्रिया को बहुत सटीक तरीके से समझाती है ना? और इस बाउंसर वाले काम के लिए भी ना बाकायदा एक कैलेंडर तय किया गया है। अच्छा, इसकी भी डेट्स हैं? हाँ, जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें अपने मूल दस्तावेजों की फाइल लेकर संकुल प्राचार्य के पास 4 मई से 11 मई के बीच पहुंचना होगा। 4 से 11 मई, ठीक है। और जो पुराने और पूर्व पंजीकृत उम्मीदवार हैं उनका ये ऑफलाइन सत्यापन 12 मई से 22 मई के बीच होगा। डेट्स अलग अलग रखी हैं ताकि भीड़ ना हो। बिल्कुल। और एक और बहुत अच्छी बात है इस बार। वो क्या? उम्मीदवारों को ये सुविधा दी गई है कि वो मध्य प्रदेश के किसी भी संकुल में जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। अरे वाह, मतलब कहीं से भी करा लें। हाँ, अपने गृह जिले या ब्लॉक में ही जाने की कोई बंदिश नहीं है इस बार। ये लचीलापन तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जब उम्मीदवार उस बाउंसर की डेस्क पर अपनी असली फाइल लेकर खड़ा होगा तो वो मिलान कैसे होगा? क्या वो प्रक्रिया भी डिजिटल है? हाँ, भौतिक दस्तावेजों को देखने के बाद संकुल प्राचार्य का काम पोर्टल पर ही होता है। कैसे? जब उम्मीदवार उनके सामने खड़ा होता है ना, तो पोर्टल पर एक OTP जनरेट होता है जो सीधे उम्मीदवार के फोन पर आता है। अच्छा, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो इंसान खुद वहां मौजूद है। बिल्कुल, प्रॉक्सी नहीं चलेगी। फिर प्राचार्य पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा को उम्मीदवार के हाथ में मौजूद असली कागज से मिलाते हैं। एक एक चीज चेक करते होंगे। हाँ। और अगर सब कुछ एकदम सही है तो वो पोर्टल पर उसे सत्यापित कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि पोर्टल की जानकारी और असली मार्कशीट में थोड़ा भी अंतर हुआ तो? किस तरह का अंतर? जैसे मान लीजिए पोर्टल पर उम्मीदवार ने गलती से 80% नंबर दर्ज कर दिए और उसकी असली मार्कशीट में 75% ही हैं, तब क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा? हाँ, ऐसी स्थिति में संकुल प्राचार्य के पास एक ही विकल्प है, आवेदन को रिजेक्ट करना। सीधा रिजेक्ट? जी, जैसे ही जानकारी में कोई भी भिन्नता मिलती है प्राचार्य फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। बाप रे, रिजेक्ट होने का मतलब तो बहुत खतरनाक है। क्या उम्मीदवार उसी समय उस पूरी भर्ती प्रक्रिया से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा? नहीं, इतना भी बेरहम सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मानवीय भूल सुधारने का एक मौका जरूर मिले। अच्छा, मतलब एक सेफ्टी नेट है। हाँ, जैसे ही संकुल प्राचार्य फॉर्म रिजेक्ट करते हैं ना, पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाती है। ओहो, अनलॉक हो जाती है? बिल्कुल। और अनलॉक होने का मतलब है कि उम्मीदवार वापस अपने घर जाकर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी उस गलती को सुधार सकता है, सही जानकारी भर सकता है और फिर से सत्यापन करा सकता है। हाँ, बस समय सीमा खत्म होने से पहले उसे दोबारा प्राचार्य के पास जाना होगा। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी नेट है। ये सेफ्टी नेट उम्मीदवारों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या उन संकुल प्राचार्यों के लिए भी कोई सेफ्टी नेट है? प्राचार्यों के लिए? हाँ, क्योंकि जैसा हमने भी डिस्कस किया कि पिछले सालों में वो जो प्रथम सेमेस्टर वाली भारी गड़बड़ी हुई थी वो तो प्राचार्यों के स्तर पर ही हुई थी ना। उन्होंने तो अधूरे कागजों पर मोहर लगाई थी।
इस मामले में आप सही कह रहे हैं और इसीलिए इस बार विभाग ने प्राचार्यों के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं छोड़ा है, अच्छा, बल्कि उनकी जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कैसे? कोई फाइन वगैरह है? नोटिस के अंत में ना जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनमें एक बहुत ही सख्त चेतावनी दर्ज है। क्या लिखा उसमें? उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि कोई संकुल प्राचार्य लापरवाही से सत्यापन का कार्य करता है या त्रुटिपूर्ण सत्यापन करता है या बिना मान्यता प्राप्त संस्थान के दस्तावेजों को मान्य कर देता है तो उस संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उफ, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब नौकरी पर बात आ सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि शिक्षा विभाग इस बार गुणवत्ता और सटीकता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। अब उस बाउंसर को भी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना होगा। एकदम सही। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे डिजिटल कड़ाई को भौतिक दुनिया की जवाबदेही के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जहां भी इतने बड़े स्तर पर डेटाबेस माइग्रेशन या कोई डिजिटल प्रक्रिया होती है वहां कुछ तकनीकी उलझनें तो सामने आती ही हैं। हाँ, सिस्टम कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। कुछ अपवाद या एज केसेस रह ही जाते हैं और नोटिस में कुछ ऐसी ही तकनीकी दिक्कतों का भी समाधान दिया गया है। मुझे ना इसमें एक मर्ज रिक्वेस्ट मतलब मर्ज रिक्वेस्ट नाम की एक चीज दिखाई दी। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? असल में ये मर्ज रिक्वेस्ट की जो जरूरत है ना वो सीधे तौर पर पुराने पोर्टल 2.0 की कमियों की वजह से पैदा हुई है। अच्छा, पुराने पोर्टल की गलती है ये? हाँ, पिछले सालों में ऐसा कई बार हुआ कि जब कोई उम्मीदवार अपना पासवर्ड भूल गया या जब उसने किसी नए जिले में काम करना शुरू किया तो बजाय अपना पुराना अकाउंट रिकवर करने के उसने एक नया यूजर आईडी ही बना लिया। अरे, मतलब एक ही इंसान के दो आईडी? दो क्या, कई लोगों की तो 3-4 आईडी बन गई और इस वजह से उसका अलग अलग स्कूलों का जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो अलग अलग आईडी पर बिखर गया। ओहो, ये तो बड़ा झमेला है। अब चूंकि पोर्टल 3.0 एक सेंट्रलाइज्ड और एकदम साफ सुथरा सिस्टम है, इसलिए विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही डिजिटल पहचान हो। मैं समझ रहा हूँ। तो अब उन उम्मीदवारों को अपने बिखरे हुए अनुभवों को एक जगह लाना होगा, है ना? जी। तो ये होगा कैसे? इसके लिए उम्मीदवारों को 12 मई से 22 मई के बीच पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करके एक मार्ग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मॉड्यूल है उसमें जाना होगा। ओके। वहां वे अपने पुराने खातों की जानकारी दर्ज करके अनुभव को मर्ज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और फिर ये अप्रूव कौन करेगा? संकुल प्राचार्य? नहीं, यही एक महत्वपूर्ण फर्क है। इस मर्ज रिक्वेस्ट का सत्यापन संकुल प्राचार्य नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? ये काम सीधे जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। अच्छा, डीईओ करेगा। डेटा क्लीनअप के नजरिए से तो ये कदम बहुत तार्किक लग रहा है। हाँ, इससे सारा डेटा एक जगह आ जाएगा। लेकिन नोटिस में ना एक और तकनीकी समस्या का जिक्र है जो मुझे थोड़ी ज्यादा उलझी हुई लगी। कौन सी समस्या? वो है मोबाइल नंबर का बंद हो जाना। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, अगर किसी पुराने उम्मीदवार का वो मोबाइल नंबर बंद हो गया है जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड था, तो नोटिस कहता है कि उसे अपना नंबर बदलवाने के लिए खुद जिला या विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ या बीईओ के दफ्तर में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही उसे अपना मूल आधार कार्ड और 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट भी अधिकारी को दिखानी होगी। जी बिल्कुल, यही नियम है। तो मैं ना यहाँ इस प्रक्रिया के पीछे के तर्क को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? मतलब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, मोबाइल नंबर बंद होना या सिम कार्ड खो जाना या कोई नया ऑफर देखकर सिम बदल लेना, ये एक बहुत ही आम बात है आज के समय में। हाँ, लोग अक्सर नंबर बदलते रहते हैं। बैंक खाते से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आप ईमेल वेरिफिकेशन या किसी वैकल्पिक ओटीपी के जरिए इसे ऑनलाइन बदल लेते हैं। बात तो सही है। तो फिर किसी उम्मीदवार को अपने घर से निकलकर सरकारी अधिकारी के दफ्तर का सफर तय करना, लाइन में लगना और वहां जाकर अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखाना, क्या ये प्रक्रिया बेवजह की लाल फीताशाही नहीं लगती? मतलब इसे ऑनलाइन ही क्यों नहीं सुलझा लिया गया? बाहर से देखने पर यह प्रक्रिया बिल्कुल बोझिल और ऐसा लगता है कि यूजर फ्रेंडली नहीं है। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है ना? मतलब डिजिटल इंडिया में दफ्तर क्यों जाना? लेकिन अगर हम इसे एक सुरक्षित सिस्टम डिजाइन के नजरिए से समझे ना, तो ये सख्ती कोई लाल फीताशाही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल जानबूझकर रखी गई है। जानबूझकर? मतलब परेशान करने के लिए? नहीं, परेशान करने के लिए नहीं। देखिए, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उम्मीदवार का मोबाइल नंबर सिर्फ एक संपर्क सूत्र नहीं है कि आपको एसएमएस भेजना है। तो फिर क्या है? वो उसकी डिजिटल पहचान की इकलौती चाबी है,
उसका पोर्टल पर लॉगिन करना, ई-केवाईसी का ओटीपी आना, प्रोफाइल को लॉक करना, सब कुछ उसी एक नंबर पर निर्भर है। बात तो सही है। अगर इस नंबर को आसानी से ऑनलाइन बदलने की छूट दे दी जाए तो ये पहचान की चोरी, जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल देगा। ओहो, अच्छा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के खाते में घुसकर अपना नंबर डाल सकता है? ठीक यही खतरा है। मान लीजिए किसी हैकर या किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति ने किसी उम्मीदवार की सामान्य जानकारी जुटा ली, जो कि बहुत आसान है आजकल। हाँ, डेटा तो मिल ही जाता है। अगर नंबर बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान होती तो वह आसानी से उस उम्मीदवार की प्रोफाइल में अपना नंबर डालकर उसे हाईजैक कर लेता। बाप रे! और उसके बाद वो उस उम्मीदवार के अनुभव और योग्यताओं का गलत इस्तेमाल कर सकता था, किसी और की मेहनत पर कोई और नौकरी ले लेता। उफ, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए सिस्टम के अंदर जानबूझकर ये घर्षण या कह लें कि फ्रिक्शन पैदा किया गया है। इंटेंशनल फ्रिक्शन? बिल्कुल। डीओ या डीओ के सामने 10वीं की मूल मार्कशीट और आधार कार्ड लेकर भौतिक रूप से उपस्थित होने का मतलब है कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी अपनी आंखों से ये सुनिश्चित करे कि जो व्यक्ति सिस्टम में अपना नंबर बदलवा रहा है वो असल में वही व्यक्ति है। अब समझ आया मुझे। हाई स्टेक सरकारी भर्तियों में ना, जहां एक जॉब प्रोफाइल की कीमत पूरे साल की आजीविका है, वहां सुरक्षा हमेशा सुविधा से ऊपर रखी जाती है। ये जो जानबूझकर डाला गया घर्षण है, ये असल में उम्मीदवार के डेटा का सुरक्षा कवच है। जानबूझकर डाला गया घर्षण, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इस चीज को देखने का, है ना? हाँ। अक्सर जब हमें किसी सरकारी काम में पसीना बहाना पड़ता है या लाइनों में लगना पड़ता है, तो हम बस सिस्टम को कोसते हैं कि कितना पुराना सिस्टम है। हाँ, हम तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन ये समझना कि वो मुश्किल प्रक्रिया दरअसल हमारी ही डिजिटल पहचान को बचाने के लिए बनाई गई है, इस पूरे नोटिस को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें और उन अहम निष्कर्षों पर आएं जो हर उम्मीदवार के दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए, तो वो क्या होंगे? इस पूरी प्रक्रिया के 4 सबसे अहम स्तंभ हैं जिन्हें किसी भी हाल में, मतलब किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला क्या है? पहला ये कि शिक्षा विभाग अब पूरी तरह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर है। चाहे आप नए हों या कई सालों से काम कर रहे हों, इस नए पोर्टल पर पंजीकरण या अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना 100% अनिवार्य है। इसके बिना आपका अस्तित्व सिस्टम में दर्ज ही नहीं होगा। बिल्कुल। पोर्टल 3.0 ही अब सब कुछ है। और दूसरा डिजिटल पहचान सबसे ऊपर है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आपकी समग्र आईडी, ये आपकी प्रोफाइल की रीढ़ है। इनके बिना रजिस्ट्रेशन का पहला कदम भी नहीं उठाया जा सकता। और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो मार्कशीट वाला है। एकदम सही। शैक्षणिक योग्यताओं में अब कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। पहले सेमेस्टर या आधी अधूरी मार्कशीट अपलोड करने की गलती बिल्कुल ना करें। पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल या कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही मान्य होगी। आधी डिग्री नहीं चलेगी। और आखिरी पॉइंट और चौथा जो सबसे जरूरी है, आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल चाहे कितनी भी त्रुटिहीन क्यों ना हो, एकदम परफेक्ट हो। लेकिन जब तक आप तय समय सीमा के भीतर संकुल प्राचार्य के पास जाकर अपने मूल दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन नहीं कराते, तब तक सत्र 2026-27 के लिए आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। भौतिक सत्यापन ही अंतिम मुहर है। मतलब बाउंसर से मिले बिना एंट्री नहीं। ये 4 बातें हर उस व्यक्ति के लिए ना एक सर्वाइवल गाइड की तरह हैं जो इस व्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल, सर्वाइवल गाइड ही कहिए इसे। क्योंकि यहाँ एक भी नियम को हल्के में लेने का सीधा सा मतलब है सिस्टम से बाहर हो जाना। हाँ, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ये इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक नए विचार की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा जो इस नोटिस के भी परे जाता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि पोर्टल 3.0 किस तरह डेटा को एकदम साफ कर रहा है, ई-केवाईसी से पहचान पक्की कर रहा है और बाउंसर की मदद से फर्जी डिग्रियों को सिस्टम से बाहर कर रहा है। सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो ये सिस्टम अब इतना अचूक और फुल प्रूफ होता जा रहा है कि इसके पास हर शिक्षक का बिल्कुल सटीक, सत्यापित और एकदम रियल टाइम डेटा मौजूद है। जी, बिल्कुल मौजूद है। तो ये हमें ना एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े डरावने भविष्य की ओर सोचने पर मजबूर करता है। डरावना कैसे? सोचिए, अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम डेटा को इतनी बारीकी से वेरीफाई और फिल्टर कर सकता है, तो वो दिन दूर नहीं जब यही सिस्टम शिक्षकों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करने लगे।